बेहद महीन होते हैं खबरों के धागे और इसीलिए जरूरत रहती है सुर्खियों से आगे की। अगले आधे घंटे तक आप हमारे साथ बने रहिए। आज मेरे साथ जो मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं, बीके वरिष्ठ सहयोगी हैं जितेंद्र जी और राहुल अवस्थी। कई सारी खबरें हैं जिन पर बातचीत करेंगे। देखिए, अब तक जितनी भी बातें की वो सरकार और सरकार के आसपास रही, लेकिन सरकार एक परमानेंट एंटिटी नहीं है। बदल जाती है 5 सालों में या न भी बदले 5 सालों में, लेकिन फिर भी परमानेंट एंटिटी नहीं होती। परमानेंट एंटिटी है सरकारी, और सरकारी जो शब्द है उसकी महिमा अपरंपार है। अपरंपरा आप सोच भी नहीं सकते इतनी। उसके साथ लेट लतीफी भी अपने साथ आ जाती है, उसके साथ भ्रष्टाचार भी अपने साथ आ जाता है, उसके साथ कई ऐसी बातें हैं जो आ जाती हैं। और आज एक बेहद अहम खबर रही है जिसको आपके नोटिस में लाना जरूरी है, और कोशिश यही है कि सुर्खियों से आगे की ही बात इसमें होगी। वो खबर क्या है? वो खबर एक्चुअली सीधे आप इन्हीं से सुने तो ज्यादा बेहतर है। देखिए स्वप्निल, क्या है कि सरकारी तंत्र है आज वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार कहें या राजनीतिक दबाव कहें या मिलीभगत कहें, उसके अंदर काम करता है। पिछले लंबे समय से देखा जा रहा है कि प्रदेश का एक विभाग जो सीधा जनता से जुड़ा हुआ विभाग है वो कहीं ना कहीं सुर्खियों में है। और उसकी सुर्खियों की कोई वजह ये नहीं है कि उन्होंने कोई अच्छा काम किया है या कोई अपनी अलग पहचान बनाई है। वो सिर्फ और सिर्फ चर्चाओं में है तो भ्रष्टाचार, मिलीभगत और फर्जीवाड़े के लिए। और उसी के चलते प्रदेश में जो ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है और एसीबी है, उनकी जो लगातार जो कार्रवाई हो रही है लगातार, वो उसी डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई है। और उसी डिपार्टमेंट का एक बड़ा मामला आज जो समाचार प्लस ने एक्सपोज किया, उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये आई है कि एक जोधपुर में जो एक ओएंडम का टेंडर था, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस जो वाटर सप्लाई स्कीम है उसके अंदर 24 लाख रुपए का टेंडर था, जिसमें फर्म को वो कार्य संभालना था। 24 लाख रुपए में उसको उस कार्य को साल भर देखना था। लेकिन उस काम में इतना फर्जीवाड़ा था कि उसमें कंपटीशन तो हुआ, लेकिन वो कंपटीशन काम करने के लिए नहीं, काम नहीं करने के लिए हुआ। और उसी का उदाहरण है कि वो काम 82% बिलो रेट पर गया, यानी कि 24 लाख का काम, उस काम को करने के लिए कोई फर्म 4.25 लाख रुपए में तैयार हो गई। दूसरी तरफ उसका पहलू देखते हैं तो उस काम को करने के लिए जो उसकी कंडीशंस थी, उसके अंदर 6 आदमी पर डे उस फर्म को रखने हैं। एक शिफ्ट के अंदर 2 आदमी रहने चाहिए उस वाटर सप्लाई को संभालने के लिए, तो 3 शिफ्ट के हिसाब से 6 आदमी उसमें लगते हैं। उनकी अगर हम मिनिमम से मिनिमम 15,000 रुपये सैलरी मानते हैं महीने के हिसाब से, तो 6 आदमियों की 90,000 मंथली सैलरी हो गई। तो ये तो है सिर्फ एक मैन पावर का। उस योजना में जितना भी मेंटेनेंस का काम होगा, पाइपलाइन टूटती है या मोटर पंप सेट जलता है या कोई और किसी तरह की टेक्निकल मिस्टेक आती है, तो वो भी ठेकेदार को ही संभालनी है। उस ठेकेदार ने उस चीज़ में एक सबसे बड़ी चीज़ ये रखी है कि इन सारी चीज़ों को जोड़ते हैं तो पर मंथ 2 लाख रुपए महीने की जो विभाग ने उसकी दरें निर्धारित की है, 2 लाख रुपए उसका खर्चा आता है। लेकिन उस पूरे काम को 4 लाख रुपए में ही करने के लिए ठेकेदार तैयार हो गया। तो इसके पीछे 2 चीज़ें निकल कर सामने आई कि या तो वो काम करना ही नहीं है, वो ठेकेदार को 4 लाख रुपए सीधे मिलने हैं, या फिर विभाग उसमें फर्जीवाड़ा कर रहा है कि उस काम की दरेज वाकई में 4 लाख रुपए है और इसीलिए ठेकेदार वो रेटें उसमें डाल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक सरकारी तंत्र की मिलीभगत उसकी पोल को उजागर करता है। अगर जलदाय विभाग की इसमें भावना अच्छी है कि वो जनता को पानी पिलाना चाहता है, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि इस पूरी मामले की आला अधिकारियों को तह तक जाना चाहिए, इसकी पड़ताल करनी चाहिए कि पीएचडी के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 82% बिलों में कोई टेंडर, और सबसे बड़ी उसमें 7 फर्मों ने पार्टिसिपेट किया। 5 फर्मों की दरें 55% से ज़्यादा बिलो है। किसी फर्म ने 55% बिलो डाली है, किसी ने 60 डाली है, एक फर्म ने 66%, तो एक फर्म ने 72। मैं जरूर इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूँ। राहुल शायद मेरी बात से सहमत होंगे। जैसे ही ये टेंडर की बात सामने आई राहुल, बाकी ठेकेदार जिन्होंने टेंडर भरे, आप सोचिए वो क्या सोच रहे होंगे। देखिए, वो भी यही सोच रहे होंगे। जितेंद्र जी ने बिल्कुल सही कहा। अगर वो काम करना चाह रहे होंगे तो उनका मनोभाव अलग होगा। अगर उनको काम नहीं करना होगा तो वो भी वही सोच रहे होंगे, काम नहीं करने के हम और कम दे सकते थे, हम और सही कोट कर सकते थे, हम 3 लाख में काम नहीं करने का फैसला ले सकते थे। देखिए, एक चीज़ जो मुझे लगती है, कई बार कई लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ पूरी प्रक्रिया को खराब करने के चक्कर में भी कुछ ऐसे कोट्स कर देते हैं कि साहब वो बस कोट कर दीजिए, करना कुछ नहीं है, फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होती है नहीं होती है, किसी का सवाल नहीं उठता। लेकिन एक बात जो जितेंद्र जी की मुझे समझ में आई कि जो आम जनता है वो सवाल हमेशा सरकार से पूछती है, सरकारी से कोई नहीं पूछता। जो जैसा कि आपने शुरुआत में जोड़ा, सरकारी जो चाहे करे, जैसे चाहे करे, कोई पूछने वाला नहीं है, डर रहा है, वो चलता रहेगा।
जवाबदेह सरकार होती है, आम आदमी उन्हीं से सवाल पूछता है, और वो सरकार तो 5 साल में बदल जाती है अगर बदलनी होती है तो। सरकार तो बदलेगी, अगर रिपीट भी होगी तो भी सरकार बदलेगी, नई सरकार आएगी, लेकिन सरकारी वहीं का वहीं बैठा है ना। और वो सरकारी वैसे ही चलेगा जैसे उसको चलना है। ये आप सोच लीजिए कहाँ 82% कम में कोई काम हो सकता है। जबकि वैसे हम जिस फील्ड में हैं, बहुत से एम्प्लॉयज हमें भी अपने अंडर में रखने होते हैं, उनकी सैलरी डिसाइड होती है और हम कोशिश करते हैं कि वो जितना ज्यादा केआरए या जितनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज ले पाए। समाचार पत्र में खास बात है, यहाँ कोई एम्प्लॉय किसी के अंडर में नहीं है, सब साथ में है। मैं एक ढर्रा बता रहा हूँ जिस पर काम होता है। कोशिश ये की जाती है कि एक की केआरए बहुत सारी कर दी जाए और सामने वाले का एक टका सा जवाब आता है कि इतने पैसे में तो इतना ही मिलेगा। तो उस टेंडर के ठेकेदार ने क्या सोचा होगा? स्वप्निल, ये एक बात है कि जैसे ही इस तरह की जो सरकारी योजनाएं जब आती है ना, तो जनरल आम आदमी सोचता है कि ये 25,000 करोड़ की योजना है, इससे हमारे प्रदेश में बहुत सारे लोगों तक पानी पहुंच पाएगा, पानी की समस्या दूर होगी। एक आम धारणा है जैसे अनाउंस होती है, लेकिन ये बिल्कुल उसकी तरह से है जैसे उनके ठेकेदारों के मुंह में या दूसरे जो भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं उनके मुंह में पानी आ जाता है, उस तरह से कि ठीक है अब गुलाब जामुन आने वाला है, ये तैयार। वो वहाँ वो जो जन सेवा है वो कहीं भी उद्देश्य नहीं होता। उनको जितनी बड़ी ये योजना है, इतना ज़्यादा मोटा इसमें माल मिलने वाला है, सीधा सीधा वो वहाँ से शुरू हो जाती है कहानी। वहीं से अफसरों के साथ साठगांठ करना, अपनी जो नेचर के लोग हैं, जो मिलने वाले लोग हैं, जो लाइजनर है बीच में, वो सब एक्टिव हो जाते हैं एक साथ। तो तमाम जो लोग हैं से जुड़े हुए वो सब एक्टिव हो जाते हैं और धीरे धीरे उसमें से जो उसका मर्म होता है, जो योजना होता है, उसको वो कुछ लोग, चुनिंदा लोग उसे खींच ले जाते हैं। आपने मुट्ठी दिखा के यूं पकड़ लिया, हाँ बिल्कुल सीधा, कहीं नहीं गया है। मोटी दिखा के खींच भी लिया और ये भी बता दिया कि बीके जी के मुंह में पानी गुलाब जामुन से आता है, ये साफ कर दिया इन्होंने। यूं जो आपने मर्म पकड़ा है। इसी का दूसरा पहलू और बताता हूँ स्वप्निल कि इसी जलदाय विभाग में जेजेएम के जो टेंडर थे वो 20,000 करोड़ के टेंडर हुए थे पिछले साल। उसका दूसरा पहलू था, यहाँ जहाँ टेंडर बिलों में आ रहे हैं वहाँ बात आ रही है कि वो टेंडर थे, वो सरकार के जो नुमाइंदे हैं, सरकारी विभाग के इंजीनियर है, उन्होंने ठेका फर्मों के साथ मिलीभगत की और उन्होंने कहा कि ये काम 35% अबाउ तक ही हो पाएंगे, इससे कम दरों पे ये काम हो नहीं पाएंगे। उसके लिए उन्होंने उनको जस्टिफाई भी ठहरा दिया। मेरे द्वारा ये प्रकरण उठाया गया तो उसके बाद में इसमें पूरे तहकीकात हुई, जांच हुई और फाइनेंस डिपार्टमेंट ने उस चीज़ को माना कि इन टेंडरों की दरें बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने और मिलीभगत भी सामने उजागर की। उन्होंने मेरी मतलब जो एक तरीके से कहा जाए मेरे द्वारा उठाए गए मामले पर उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया और वित्त विभाग ने और मुख्य सचिव ने एक आदेश निकाला कि इन सभी निविदाओं को निरस्त किया जाएगा। 20,000 करोड़ के प्रोजेक्टों की जो दरें थी वो करीब 28,500 करोड़ रुपये आई। अब वही टेंडर जब निरस्त हुए, इस साल फिर उन टेंडरों को आमंत्रित किया गया, तो अब उन टेंडरों की दरें, वही 20,000 करोड़ की टेंडर है, उनकी दरें आई है 22,000 करोड़ रुपए। तो जो 6,000 करोड़ 6,500 करोड़ रुपए थे पहले, उनको भी इसी डिपार्टमेंट के इंजीनियरों ने जस्टिफाई ठहराया था कि ये रेटें जस्टिफाई है। तो उन कामों के लिए वो उधर जस्टिफाई ठहरा रहे हैं, यानी उनको माल मिलना चाहिए, वो हुआ। उनका प्लान भी सक्सेस हो गया था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे जब इस पूरे मामले की पड़ताल हुई और एक्सपोज हो गई ये चीज़, तो वो टेंडर कैंसिल हो गए। तो उनके पास में जो आया हुआ, कहा ना अभी बीके जी ने कि वो गुलाब जामुन उनके पास आ गए थे लेकिन खा नहीं पाए। इस बार वो गुलाब जामुन रसगुल्ले में तब्दील हो गए। देखिए मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, समाचार के आगे प्लस क्यों है, वो इसलिए है, जितेंद्र जी ने जैसा कि बताया 28,000 करोड़ था, वो 20,000 का टेंडर था, 20,000 करोड़ में बात हो रही है, वो 22,000 करोड़ पे पहुंच गया। ये तो 6,000 करोड़ या 6,500 करोड़ आम जनता के बचे हैं ना, यही समाचार का प्लस है जो आम जनता। मैं कहता ही हूँ ना कि निचोड़िए सुर्खियों का रस तो अपने आप निकलता है समाचार का प्लस। ये वो बचत है जो एक समाचार से हो सकती है। आप समझिए कितनी ताकत होती है एक कलम में और एक। अच्छा, ये जब टेंडर की बात निकली है, टेंडर का एक मीनिंग होता है इंग्लिश में सॉफ्ट। ये कोई तो वहां पर आकर ऐसा सॉफ्ट हो गया कि उसको अपना माल, जो माल की आपने बात की थी ना, उस माल में अपना कमाल दिखने लगा। लेकिन ये जब ठेकेदारों को मैंने देखा है, कई बार सुबह मंदिर में जाते हैं, मुंह में दही का एक चम्मच उनके घर से कोई परिवार का सदस्य उनको खिलाता है कि जाओ आज जो टेंडर दे के आओ उसमें कमाल ही कमाल हो। इस ठेकेदार ने भी, जिनकी इन्होंने बात की, जिसने रिकॉर्ड बना दिया है, मतलब रिकॉर्ड तो कई बनते हैं, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि कोई इतना कम टेंडर जारी कर दे, माशाअल्लाह। एक स्वप्निल, मैं आपको एक मेरे आंखों देखी एक घटना सुनाता हूँ। एक ठेकेदार के साथ मैं एक विभाग में गया था। वो ठेकेदार किस तरह से वहाँ अंदर एंटर होते हैं और उनके बैग था उस हाथ में, उस बैग में नोटों की गड्डियाँ थी।
वो एक एक जो अधिकारी है ना, उनको ये ले, ये पकड़, मतलब जैसे कुत्तों को टुकड़े डाले जाते हैं ये, और वो ही इस बार तो आप बहुत दिन बाद आए हैं, आप बहुत दिन बाद पधारे हैं। विशेष कहते हैं, दीपक उसको जानवर विशेष कहता है। हाँ, आज और वो उनसे कह रहे हैं कि ये ले, ये खा इसको, मतलब इस तरह से बिल्कुल टुकड़े। और वो बड़े खिसी आ रहे थे ऐसे, आप तो साहब बहुत दिन बाद आप पधारे हैं, काफ़ी दिन हो गए, कितने आए नहीं आप, क्या बात है, ये है स्वास्थ्य ठीक है ये। आप देखें कि जो मैंने इस तरह का एक दृश्य देखा था, तो ये हालात है सरकारी तंत्र के। और एक तरफ क्योंकि मैं ये इकोनॉमी को भी देखता हूँ, समझता हूँ, लोग कहते हैं कि जो इकोनॉमी का फ्लो है ये इसी से चलता है, तो क्या ये फ्लो इसी से चलता है? तो ये फ्लो ऐसी भ्रष्टाचार को शिष्टाचार कहा जाने लगा, ये एक बहुत आम अनुप्रास में आता चला गया और अब मीडिया भी इसका इस्तेमाल करने लगी है। लेकिन इस शिष्टाचार में अब मैं इसी चीज से जुड़ी एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, क्या कुछ बदलता है? जैसे ईडी सीबीआई की कार्रवाई कोई आज से तो नहीं चल रही है, सदियों से चल रही है, उनका अपना एक सेट अंदाज होता है काम करने का, उसी सेट अंदाज में वो रहते हैं। लेकिन उससे फील्ड पर कुछ बहुत ज्यादा असर पड़ता हो, जैसे एसीबी रोज के कम से कम 2 से 3 अधिकारी तो पकड़ ही रही है, तो क्या कुछ चेंज आता है? देखिए, जहाँ तक स्वप्निल एसीबी की बात करें तो एसीबी भी अब उन चीज़ों पे आ गई है कि पहले करप्शन से जुड़े किसी मामले की अगर शिकायत होती थी, एसीबी उसकी इन्वेस्टिगेशन करती थी, बाद में मुकदमा दर्ज होता था, संबंधित अधिकारी के खिलाफ चालान पेश होता था, कोर्ट से सजा भी होती थी। आजकल एसीबी ने भी एक अपना रवैया चेंज कर लिया। एसीबी के जो अधिकारी है वो जो अब कोई कागजी शिकायत होती है तो उस पर इंटरेस्ट नहीं दिखाते, उनका है कि रेड हैंड कोई भी हो, क्विक कार्रवाई करे, उसमें न हमको किसी से परमिशन लेनी पड़े, फटाफट फॉर्मेलिटी पूरी हो जाती है, किसी को भी रिश्वत देते लेते हम पकड़ लेते हैं, कार्रवाई हो जाती है। कागजों की जो माथापुड़ी है उसमें कोई नहीं उतरना चाहता, उसको क्या इसमें बहुत ज़्यादा वो पेचीदगियाँ हैं, परमिशन लेनी पड़ेगी, विभाग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट उसकी परमिशन देगा कि नहीं देगा, हमारी मेहनत सारी वहाँ भी सारी चीज़ें राजनीतिक इन्वॉल्वमेंट के चलते वो चीज़ें ख़त्म हो जाती है। तो एसीबी की कार्रवाई अभी अब एक रूटीन से प्रक्रिया हो गई है। जलदाय विभाग का एक उदाहरण बताता हूँ, एक अधिकारी करीब 10 से 15 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुआ और 6 महीने बाद में वो उसने कोर्ट में इस तरीके से अपना पक्ष रखा, एसीबी इतनी कमज़ोर साबित हुई कि अपना केस ही खारिज करवा लिया उसने, यानी वो केस ही समाप्त हो गया। तो ये कहीं ना कहीं एसीबी के सिस्टम पे भी सवाल है, वहाँ भी पैरवी वही सरकारी वकील करते हैं, यहाँ मिली भगत की चीज़ें हो नहीं सकती हैं। और जो रूटीन प्रक्रियाएं हैं एसीबी की कि उसको 10,000 रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया, 50,000, 5 लाख रुपए, आज तक इतने बड़े बड़े अधिकारियों को पकड़ा। जलदाय विभाग का सबसे बड़ा उदाहरण बताता हूँ, 2016 में जब मैं एक देश के प्रतिष्ठित चैनल में ही था, तब काम करता था, तो मेरे द्वारा उठाए गए एक मामले के बाद एसीबी ने उस चीज़ को गंभीरता से लिया और 2 महीने तक उस केस को फॉलो करते हुए उसमें कार्रवाई की। तो 4 इंजीनियर 40 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए। एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी थी, उसके 4 अधिकारियों को भी उसमें पकड़ा गया। वो सब कुछ समय जेल में रहे, बाद में सारी चीज़ें मैनेज हो गई, आज वो उसी विभाग में काम कर रहे हैं, वही रिश्वत का उनका लेन देन है, हर चीज़ में उनका कमीशन फिक्स है। तो कहीं ना कहीं जो कार्रवाई है सरकारी कार्रवाई, वो उसका भी अब इन अधिकारियों को डर खत्म सा होता जा रहा है। उसके लिए भी हमारा सरकारी सिस्टम दोषी है, अब कहीं ना कहीं कहा जा सकता है। ये जो लेन देन की बात है बीके, मैं अब एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर जा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको रोक रहा हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक ये है कि ये लेन देन ना आम जनता भी करती है, खासकर वो तबका जिसके उद्धार की बात सरकारें करती रही हैं। क्राइम मास्टर गोगो को फिल्मों की दुनिया में आपने देखा होगा, जो कि विलेन थे, लेकिन मैं आपको एक खबरों की दुनिया के क्राइम मास्टर गोगो से मिलवाता हूं जो क्राइम से पर्दाफाश करते हैं। यादवेंद्र मेरे सहयोगी मुझे दिखाई दे रहे हैं। यादवेंद्र 2 मिनट इधर आइए, 2 मिनट इधर बैठ जाओ। देखो यादवेंद्र, जिस तरह से दारू पकड़ी जा रही है, जिस तरह से कैश पकड़ा जा रहा है, कितना तो बच के निकल जाता होगा, कौन इस्तेमाल करता होगा? सिवाय उस पुलिस अधिकारी का नाम मत लेना जिसके घर में अभी बहुत सारे कार्टन निकल आए जो उसने जब्त किए थे, उसके अलावा। मैं स्वप्निल रोकना चाहूँगा, अभी भी एक बहुत महत्वपूर्ण केस पे इन्वेस्टिगेशन करके आ रहा है, उसकी मेरे को जानकारी है और उसमें कुछ खुफिया काफ़ी चीज़ें ऐसी है जो ये लेके आया है, इसीलिए सुर्खियों से आगे। हाँ, देखिए, दारू एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना किसी का काम नहीं चलता, खास तौर से फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए जितने जो अफसर होते हैं बेसिकली, और ये इसका सेवन करते हैं। और जाहिर सी बात भी यह है कि 12-12, 14-14 घंटे की ड्यूटियाँ होती है, इवन 18-18 घंटे ड्यूटियाँ होती है, तो जब तक ये थकान नहीं उतरेगी तब तक इसके बिना काम नहीं चलता। लेकिन इलीगल दारू
अगर तस्करी हो रही है, स्मगलिंग हो रही है, वो बेहद गलत है। और सबसे बड़ी बात है, जब इलेक्शन आते हैं, जब ऐसा दौर आता था, इस दौरान ये सबसे ज्यादा सक्रिय हो जाए। बाढ़ आई हुई है अभी, देखो कहाँ कहाँ से पकड़ी जाए। निश्चित तौर पर आप देखिए, बाढ़ नहीं आ रही थी तभी तो उसके बाद 3 एसपी निपट गए, 3 एसपीओ की फाइल निपटी है, नप गए हैं सारे, जिसमें भिवाड़ी एसपी माने जाते थे, बहुत दिग्गज एसपी हैं जो आनंदपाल एनकाउंटर के समय रहे थे और इनिशियली बीच में कई ये जो राजू ठेठ वाले मामले में भी इन्वॉल्व रहे हैं। शराब चीज ही ऐसी है ना छोड़ी जाए। और उसके बावजूद उनके इलाके के अंदर से दारू गुजर रही है और अंदाजा भी नहीं है। तो मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं किस बड़े पैमाने पर दारू की सप्लाई हो रही है। दारू नहीं है, कैश भी। आप कोई भी डंपर जाता है या कंटेनर जाता है तो ऊपर टमाटर सब्जी या कोई फल फ्रूट जाता है और उसकी आड़ के अंदर अगर 100 पैकेट्स होते हैं, 100 पैकेट्स के अंदर अगर 10 पैकेट भी ऐसे चले जाते हैं तो क्या पता लगता है। क्या क्या अभी क्या खुलासा लेकर आए हो? अब जितेंद्र भाई बोले हैं तो पूछ ही लिया जाए, नहीं तो फिर वो ब्रेकिंग लेट होती है। देखिए, ब्रेकिंग लेट नहीं है, वो खबर हमारी है, पर्सनल खबर है। उसको समाचार प्लस पे अगर वो प्रसारित होगी तो वो एक्सक्लूसिव होकर के ही प्रसारित होगी। अभी कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कुछ चीजें जानकारी मिली है। पूरी तरीके से कुछ जानकारी जब पुलिस अफसरों से थोड़ा व्यूज ले जाए। अब थोड़ा सा आज की पॉलिटिकल खबरों पर भी मैं यहाँ पर आना चाहता हूँ। आज बहुत से बयान, अच्छा बयान से पहले की एक बात, कांग्रेस की एक अहम बैठक कल हुई। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि साहब प्रस्ताव पास नहीं हुआ, जबकि एक ही लाइन का प्रस्ताव होना था। इतनी देर बैठने के बाद भी वो एक लाइन का प्रस्ताव पास नहीं हुआ पीसीसी चीफ के अनुसार। सीएम गहलोत दिल्ली गए, बोले प्रस्ताव तो पास हो गया। चल किसकी रही है? ये सीधी सीधी बात है, ये समझ में आ जाना चाहिए कि किसकी चल रही है, क्योंकि ये परंपरा रही है अभी तक कांग्रेस के अंदर कि सिंगल लाइन का एक प्रस्ताव होता है, उसमें पारित कर दिया जाता है, हाईकमान को अथॉरिटी दे दी जाती है और उनकी। लेकिन अब ये परिस्थितियां बदल रही है। अब सीधा सीधा ये है कि यहाँ अब जो टिकट है उनमें सीएम गहलोत ही डिसाइड करेंगे और उनका जो प्रस्ताव होगा वही पास होगा। ये सीधा ये सुर्खियों से आगे की खबर है। ये सुर्खियों आप भले ही ना बने दूसरी खबरों में, लेकिन हम सुर्खियों से आगे ये बात है कि वो जो दूसरा टिकट है उनमें गहलोत ही डिसाइडिंग करेंगे कि किसको ये टिकट मिलने चाहिए। वैसे आज पाली का एक दिग्गज का एक वीडियो वायरल हुआ, बद्रीराम जाखड़। वो कह रहे सरदारपुरा छोड़ के कहीं से टिकट दिलवा दो। नहीं, वो सरदारपुरा की भी डिमांड कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? सरदारपुरा से भी वो चुनाव लड़ सकते हैं। और इसमें राहुल बद्रीराम जाखड़ सरदारपुरा छोड़ के प्रदेश में कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन सरदारपुरा से चुनाव नहीं लड़ सकते। कारण वो चाहे किसी को भी नाराज कर लें, लेकिन बद्रीराम जाखड़ कभी भी गहलोत को नाराज नहीं कर सकते। आप समझिए, सीधी बात है। उन्होंने एक ही मैसेज दिया है जाखड़ ने कि भाई ये उनको सम्मान भी दे दिया, लेकिन साथ ही उन्होंने कह दिया कि मुझे कहीं से भी आप चुनाव लड़वा दीजिए, तो वो तैयार है। अच्छा, वंश दर वंश बढ़े आगे, लेकिन सरकारी ढर्रा नहीं बदला। लेकिन फिर भी आज वंशों की दुहाई दी जाती है और वंशों की बात सामने आती है। नरपत सिंह राजवी ने जो बयान दिया उस पर प्रताप सिंह खाचरियावास का अगर रिएक्शन आपने देखा हो, उन्होंने ये कहा है कि कछावा वंश के लिए राजवी ने गलत बयान दे दिया। और ये बयान राजवी का किसके लिए था ये आप भी जानते हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास ने सीधा कहा है कि भाई कछावा वंश राम भी पैदा हुए थे और उन्हीं के ये वंशज हैं कछावा का। तो ये अब थोड़ा सा इनमें जीजा साले के बीच का मामला है ये। और लेकिन राजनीति में ये जो परिवार है ना, जो शेखावत परिवार है, इसके बीच में तल्खियां तो रही हैं केवल। हालांकि पहले से, इस पीढ़ी से पहले कोई तल्खी नहीं थी इनके बीच में, क्योंकि मैं गया हूँ उस परिवार में। शेखावत क्या करने परिवार जब ये उपराष्ट्रपति बने थे तब हम इनके वहाँ पर जो गांव में भैरव सिंह शेखावत बने थे तो उनके गांव में गए थे, परिवार के लोगों से सबसे मिले थे। तो वो सब उनके लिए वो गर्व का विषय है। भैरव सिंह शेखावत वहाँ तक पहुँचे और सभी परिवार के लोग एक ही थे उसमें। इनके प्रताप सिंह खाचरियावास के भी परिवार के साथ लोग सब जश्न मना रहे थे और खुशी जता रहे थे। तो वो उस पीढ़ी में कोई ऐसा तल्खी नहीं है। ये इसके बाद में अब धीरे धीरे मुझे लगता है कि ये अब प्रताप सिंह खाचरियावास और नरपत सिंह राजवी के बीच में अब
नरपत सिंह राज भी अपना एक अलग फ्रस्ट्रेशन है उनके साथ अभी। वो अगला कदम भी क्या उठाएंगे इस पर भी एक निगाह रखनी होगी। लेकिन इसी से जुड़ी चूंकि क्राइम की भी थोड़ी सी हमने बात की, यासीन मेरा कैमरामैन है, मैं उससे बोलूंगा अगर वो हो सके तो इस फोटो को एक बार दिखाए। ये कांग्रेस के कल के प्रदर्शन में सामने आई तस्वीर है। अमीन कागजी का विरोध चल रहा है और नीचे लिखा है किशनपोल विधानसभा को लव जिहाद से बचाओ। किस एंगल पे लिया ये आप इसमें भरा सकते हैं क्योंकि ये बीच में दरवाजों पर भी लिखे, यहाँ पर इस एरिया में गेट पर दरवाजों के बाहर भी लव जिहाद से बचाओ। ये काफी समय से मुहिम चली आ रही है और किशनपोल में खास तौर से किशनपोल में ज्यादा था ये इशू। और प्यार नहीं सरकार चाहिए ये। देखिए सबसे बड़ी बात है जब जब इलेक्शंस आते हैं तो माहौल क्रिएट किया जाता है और सबसे बड़ी बात है कि विपक्षी पार्टियां जो रहती है, जो उनकी उम्मीद रहती है कि मुझे इस इलेक्शन के अंदर अपना कहीं ना कहीं दम दिखाना है। लेकिन वर्तमान में जो एमएलएज हैं या जो भी नेताजी जो लगातार सक्रिय हैं, अगर उसको आपको मात देनी है, अगर मात देनी है तो उसके लिए कोई ना कोई प्रोपेगेंडा बनाना पड़ेगा। अब देखिए चार दीवारी कोर इशू तो बीजेपी का है। हाँ अच्छा माहौल बिल्कुल देखिए चार दीवारी का माहौल तो आप और हम देखते आ रहे हैं और इनिशियली देखा हुआ अभी इन दिनों यहाँ पर तमाम जो लोग रहते हैं बहुत ही लोकप्रियता इन लोगों ने हासिल कर रखी है, बड़े बड़े नामी लोग हैं। लेकिन इसके बीच में जब इस शांति, जब यहाँ पर रुकावट पैदा होती है और ऐसे ये जो असामाजिक तत्व जो लोग हैं वो इस तरह की चीजें क्रिएट कर देते हैं और इससे माहौल खराब होता है। इस समय जो इसको ये जो मुद्दा बनाया जा रहा है कि मुस्लिम कैंडिडेट है और मुस्लिम, ये कांग्रेस के लोग ज्यादा उठा रहे हैं। किशनपोल कल भी जिन विधायकों का विरोध हुआ वो माइनॉरिटी बैकग्राउंड के ही हैं। बीजेपी की किशनपोल में अभी भी कोई ऐसा दावेदार नहीं है कि कोई भी नाम ऐसा नहीं है उभर के आए। मोहनलाल गुप्ता पहले से हैं लेकिन अभी भी लग नहीं रहा कि मोहनलाल गुप्ता को टिकट मिलेगा। वहाँ दावेदार कई लोग हैं लेकिन एक कोई व्यक्तित्व ऐसा उभर के नहीं आया जिसको कि बीजेपी की ओर से जिसको दावेदार माना जा सके। और वहाँ मुद्दा नहीं है, मुद्दा यहाँ कांग्रेस के ही लोग हैं वो ही इस मुद्दे को उठा। वो एक गाना था ना, प्यार मांगा है तुम्ही से यूं नहीं इनकार करो, वो इनकार नहीं सुनना चाहते हैं। उस भीड़ को भी हमने देख लिया है। ये सारी चीज़ें हमेशा चुनावी माहौल में ही आती है। अब उनको ये सारी चीज़ें, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे अगर बीजेपी की बात करें, तो उन लोगों को भी ये मुद्दे इसलिए नज़र आ रहे हैं क्योंकि अभी चुनाव है, टिकट की दावेदारी है, तो कहीं न कहीं जनता से जुड़े हुए हित की बात नहीं कर रहे हैं। वो अपने हित के लिए ये सारे प्रोपेगेंडा बना रहे हैं। और ये जयपुर में ही नहीं, हर विधानसभा क्षेत्र पर यही देखने को मिला है। अभी तो बीजेपी की पहली लिस्ट आई है, सबसे बड़ा हंगामा तो होगा, कांग्रेस की लिस्ट आएगी। जो जानकारी सूत्रों से मिली है उसके अनुसार 80 से 85 लोगों की पहली सीट लिस्ट आ रही है कांग्रेस की। उसके बाद जो कांग्रेस के सामने इससे भी कई बड़ी चुनौतियाँ और विरोध आएगा, क्योंकि ये विरोध तो अभी जो लिस्ट नहीं आई है उससे पहले हो रहा है, उसके बाद असली विरोध सामने आएगा। और उसी से निपटने के लिए बीजेपी ने तो अपना डैमेज कंट्रोल पहले से स्थापित कर रखा था, उनको पता था कि ऐसा होगा। कांग्रेस का जो उबाल आएगा उसको, उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए उनके सारे नेता भी कम पड़ जाएंगे। ऐसे ही एक डैमेज कंट्रोल हमने खोडनिया को भी आज करते देखा। और एक बहुत ही सीरियस सवाल के साथ मैं इस डिबेट को खत्म करूंगा, लेकिन आपका जवाब लेते हुए, ईडी कार्रवाई करे और उसके तुरंत बाद इतनी तेजी से आईटी कार्रवाई करे, ये बहुत कम या शायद नहीं देखा गया होगा या बहुत कम देखा गया होगा। और उसके अलावा खोडनिया एक उसी तरह का बयान दे जिस तरह के बयान सियासतदान देते आए हैं। क्या आपको इसमें कुछ ऐसा नजर आता है, ऐसा सर्किट जो बताए कि ये वीडियो गेम नहीं है, रियलिटी है? ये सारा किस्सा है केस का। एक बड़ा केस इस बार जो प्रदेश के बड़े नेताओं का था वो सारा उदयपुर संभाग से ही डील हो रहा था। और उसके पीछे एक सांचौर संभाग के एक नेता है, उनका भी जल्दी नाम सामने आएगा, अभी उसकी पड़ताल चल रही है ना। वो ये दोनों लोगों के मिलीभगत से ही सारा जो इस सरकार के कार्यकाल में कहा जाए कि जो 2 नंबर का पैसा था वो इधर से उधर हुआ था। और स्पेशली ईडी उसी चीज़ के पीछे लगी हुई है क्योंकि ये पैसा राजस्थान के चुनाव को कहीं न कहीं प्रभावित करेगा। और इसकी लंबे समय से ईडी के पास शिकायतें थी कि ये 2-3 व्यक्ति है जिन्होंने ही ये सारे स्कैंडल किए, और स्कैंडल से कितना पैसा डेवलप हुआ है, जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है वो इसी पैसे से हुई है। ईडी अभी तक उस पैसे तक पहुंच नहीं पाई है और ईडी का दर्द भी वही है कि वो जल्द से जल्द उस पैसे तक ईडी नहीं पहुंच पाई, किरोड़ी लाल मीणा पहुंच जाएंगे। हाँ, मैं एक बात कहना चाहूँगा, देखिए
बिल्कुल देखिए, ईडी लगातार सक्रिय रही है, लेकिन चरम सीमा तक ईडी को जहां पहुंचना है वहां तक अभी तक नहीं पहुंची है। जो मगरमच्छ की बात कही जाती है, वहां तो पहले किरोड़ी लाल मीणा ही पहुंचेंगे जिस ट्रेंड में वो चल रहे हैं। मैं बिल्कुल लास्ट में एक मैं जो भ्रष्टाचार है उसमें एक भाभी जी एंगल है जो मैं आपको बताना चाहता पापड़ वाला नहीं? हाँ हाँ नहीं, भाभी जी एंगल है इसके अंदर। इसमें क्या होता है कि एक बार मैं एक परिचित के यहाँ पे बैठा हुआ था, वो पीडब्ल्यूडी में एएन की पोस्ट पर थे, तो मैं उनके फैमिली बैकग्राउंड को भी जानता हूँ कि पुश्तैनी जमीन अमीन भी अच्छी थी। तो बात यही भ्रष्टाचार की चल रही थी। मैंने कहा उनसे कि यार क्यों इतना सैलरी आपको मिलती है, फर्स्ट ग्रेड की आपकी सैलरी है, भ्रष्टाचार क्यों होता है ये पीडब्ल्यूडी और इन डिपार्टमेंट। उन्होंने कहा यार ये भाभी जी है ना, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, और ये है ना वो कहती हैं, ये है ना तेरी भाभी है ना, ये कहती है कि उसके पास तो यार गाड़ी ले ली, वो आपके साथ साथ पोस्टिंग हुआ था, उसके पास ये फ्लैट आ गया, उसके पास ये आ गया, उसके पास इतने गहने ले लिए। तो यार ये है ना, ये नहीं, ये सारे जो सिस्टम है ना, ये भाभी जी एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हमेशा कई बार हम ये तो भाभी जी बदनाम हुई ऐसे सरकारी कर्मचारियों के लिए, या सरकारी कर्मचारी बदनाम हुए ऐसे भाभीयों के लिए? एक सबसे बड़ी बात ये जो भाभी जी वाला एंगल दिया, ये कहीं ना कहीं बिल्कुल सटीक है, क्योंकि जितने जो लोग हैं, जितने चाहे वो बिजनेसमैन हो या फिर जितने अफसर हो, सरकारी अफसर, एक बहुत बड़ा कारोबार चल रहा है जो है प्रॉपर्टी। बहुत जेंडर विरुद्ध बयान है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत जेंडर सेंसिटिव इशू है ये जो आप बोल रहे हैं। नहीं, ये दोनों आप मुझे फंसा दोगे। चमक जो होती है, चमक दम को देख करके सारी चीजें जेंडर सेंसिटिव है, मैंने खबर चलाई थी इस पे कोई कमेंट नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, देखिए वैसे डिबेट्स में जो बहस होती है वो सुर्खियों से आगे में हो गई, लेकिन आप तक सुर्खियों से आगे की बात पहुंची जरूर होगी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।